भाई इस वक्त तो ये सियासी माहौल गर्म है ना भाई। हाँ। वो कहता है कि पॉलिटिकली मैं अपने आप को मजबूत करूं, हाँ, वो कहता है मैं करूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। एक तरफ सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब आवाम को सड़कों पर ले आए हैं, नई हुकूमत आ चुकी है, इंतज़ार किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। बात हो रही है कि 1 लीटर पर हुकूमत कितना पैसा दे रही है, कितने रुपए दे रही है 1 लीटर पेट्रोल पर, और 1 लीटर डीजल पर कितने पैसे। 21 रुपये तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल पर हुकूमत दे रही है और 52 रुपये फ़ी लीटर डीजल के ऊपर हुकूमत दे रही है। और ये कब तक देती रहेगी? इस बार शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि कीमतों को बरकरार रखा जाए। उनके जो मुशीरान हैं, उनके जो वज़रा हैं, होने वाले कैबिनेट के अंदर वज़रा, वो ये बात कह रहे हैं कि चल नहीं सकेगा मामला। बहुत बड़ी महंगाई इस वक्त रमज़ान में एग्जिस्ट कर रही है, खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हैं। अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर और महंगाई होगी। अच्छी खबर यह है कि बजट की तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ है, साथ ही IMF के साथ जो एक तातुल आ गया था वो ब्रेक थ्रू हो रहा है। मौजूदा हुकूमत जाके IMF के साथ बैठ रही है। सूरत हाल बनती क्या है? कितनी महंगाई होगी? क्या स्ट्रैटेजी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पास? वो किस तरह इस बजट को लेके चलेंगे? वो किस तरह इस महंगाई पे काबू पाएंगे? वो किस तरह पेट्रोल और डीज़ल के प्राइजेस में कमी लेकर आएंगे? ये तरीक़ेकार होगा क्या? क्योंकि ये इस वक्त ख़ुद भी एक बहरान के अंदर हैं। इत्तेहादी जमातें हुकूमत बनाने के अंदर अपने दाव पेच लगा रही हैं। इत्तेहादी जमातें किस तरह सेटल होंगी, वफाकी कैबिनेट बनेगी, उसके बाद इन मराहिल में कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला सिर्फ यही है कि महंगाई किस तरफ जाएगी, बजट किस तरह होगा, नए टैक्सेस लगेंगे, टैक्सेस ख़त्म होंगे, क्या होगा? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बर भाई। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत आ गई, एक हुकूमत चली गई, कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत अपनी तरफ से पर लीटर 52 रुपये डीजल पर दे रही है, पर लीटर 21 रुपये पेट्रोल पर दे रही है। ये महंगाई का तूफान थमा हुआ है, आने वाला है। क्या नज़र आ रहा है आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या करेगी ये हुकूमत? देखिए फैसल साहब, बात ये है कि जब तक आप उस कुर्सी से बाहर बैठे हैं जो कुर्सी इक़्तिदार की है, तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ जो माशी पोजीशन है या माशी जो बदहाली है पाकिस्तान की, ये उसकी वजह से है जो कुर्सी पे बैठा है। जब आप कुर्सी से उतर के जब आप कुर्सी पे जाके बैठते हैं तो पता लगता है कि पाकिस्तान की माशी बदहाली, पाकिस्तान की माशी सहूलत, ये बुनियादी पाकिस्तान के सिस्टम में आ चुकी है। और कोई भी गवर्नमेंट जब आएगी तो वो गैर मकबूल फैसले नहीं कर सकेगी, और ये महंगाई का तूफान और ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बहुत पहले कहा था, 4-5 महीने पहले, कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में जा चुका है और वो जाता रहेगा। इसको तब्दील करने के लिए ये स्क्रीन डिस्क्रीन जो आप चला रहे हैं, ये इसका इलाज नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट आई है, ये आपने देख ही लिया कि समरी आई पेट्रोल की और वो वापस चली गई। जब कल तक शहबाज साहब कह रहे थे कि खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी उन्होंने गलती की प्राइस नहीं बढ़ाकर, तो मेरा सवाल था कि फिर उन्होंने खुद क्यों नहीं बढ़ा दी? बढ़ा देते जी। तो क्या मतलब इमरान खान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी साहब हो, उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, कुर्सी की रिक्वायरमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे मज़ाक़ केस बात ये है कि वो कह रहे हैं कि बड़ी गलती की, पाकिस्तान तबाह हो गया नहीं बढ़ाकर। तो भाई बढ़ा दो, क्यों नहीं बढ़ाया? तो शहबाज साहब ने क्यों रिजेक्ट कर दी समरी? सही बात। मतलब क्या मुझे तो इससे ज्यादा कोई हंसी की बात समझ ही नहीं आई कि ये क्या कह रहे थे, क्या कहने के लिए आए थे बेसिकली। अच्छा, अब क्या करें? अब आपके ख्याल में ये पैसे बढ़ा देंगे? 60 रुपए पर लीटर बढ़ जाएगा डीजल पे? देखें, ये अभी जो जोक शुरू हुए ना, ये जोक अभी चलते रहेंगे 2-4। और ये जो भी जिन्होंने ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट की है और जो गवर्नमेंट से चले गए वो खुशकिस्मत हैं, और जो गवर्नमेंट में रह गए वो बदकिस्मत हैं। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं है, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं आपको, अगर मेरी पोजीशन को आप देखते रहे, मैं पिछले कोई 6 महीने से 8 महीने से ये बात कह रहे हैं जी,
कि पाकिस्तान को वैशी तौर पर कोई सियासी सिस्टम नहीं संभाल सकता। आप कुछ भी कर लें, ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये पोजीशन नहीं चल सकती, ये टेम्परेरी, आप कभी प्लास्टर लगा रहे हैं, कभी डिस्प्रीन दे रहे हैं, कभी एस्प्रीन दे रहे हैं, ये अवाम का हल नहीं है। इसके लिए बैठना पड़ेगा, साथ बैठना पड़ेगा, कुछ गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो कि 86 वोटों से आई है, उनके पास सिर्फ 86 वोट हैं, क्या वो ये फैसले कर सकेगी? अगर कर ले तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, कौन कौन से फैसले आपके ख्याल में मुतवक्के हैं? क्या करना पड़ेगा? आप कह रहे हैं भाई प्लास्टर भी नहीं, डिस्प्रिन भी नहीं, एस्प्रिन भी नहीं, क्या करें? ये हुकूमत तो वैसे ही बहुत दबाव के अंदर है, जिस सतह के जलसे हो रहे हैं, जिस सतह की सूरत हाल है। जी जी, सबसे बड़ा फैसला ये करना पड़ेगा कि हम क्या एनर्जी की इकोनॉमिक्स को चला सकते हैं। इसकी दो चीजें हैं जी। क्या हम बिजली को फराहम करेंगे इंडस्ट्री को, कंज्यूमर को, और उसको उस प्राइस पर जिस प्राइस पर वो बन रही है, मतलब उसकी दरमियान से सब्सिडी को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। अगर सब्सिडी को नहीं निकालेंगे तो ये सर्कुलर डेट कभी खत्म नहीं होगा और इस तरह चलता रहेगा। दूसरा, क्या हम पेट्रोल को आवाम को उस प्राइस पे देंगे या नहीं देंगे जिस प्राइस पे पेट्रोल हमें अवेलेबल हो रहा है। ये दो चीजें तो एनर्जी की हो गई, ये एनर्जी में आपको करनी पड़ेगी, ये एनर्जी का सिलसिला है। तीसरी चीज जो पाकिस्तान में करने वाली है वो क्या आप स्टेट और एंटरप्राइजेस के जो लॉसेज हैं, जो लॉसेज ऑलरेडी 500, 600, 700, 800 बिलियन के आसपास जा चुके हैं, क्या उनको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, उनमें से लोगों को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। तीसरा मसला ये है कि क्या पाकिस्तान में जो आपने पेंशन का सिस्टम का मैज बनाया हुआ है उसको आप सही करेंगे या नहीं करेंगे। चौथा मसला वो ये है कि क्या आप डॉलर को अननेसेसरीली प्रोटेक्ट करेंगे और ये कहेंगे कि मैं डॉलर को 140 का ले आऊंगा, 150 का ले आऊंगा, 130 का ले आऊंगा। ये डॉलर की वैल्यू क्या आप उसको रीजनेबल वैल्यू पर मार्केट फोर्स के साथ रिटेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। पांचवा मसला ये है कि क्या पाकिस्तान का जो फोर्सिबल डिफॉल्ट है 2023 और 24 में, अगर पाकिस्तान के पास कोई बड़ा इनफ्लो नहीं आता फॉरेन एक्सचेंज का, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है 23 और 24 में। क्या आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें डिफॉल्ट नहीं आए? तो उसका सबसे मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा, मगर आप मुझे ये बता दें कि क्या पाकिस्तान का, अच्छा आखिरी जो मसला है वो तो खैर बहुत थोड़ा आगे जाके बनता है, वो है कि क्या आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकेंगे, टेस्ट की रियल बेस बढ़ा सकेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में होनी है, और ये कोई गवर्नमेंट 86 वोटों की और कोई 172 वोटों की और कोई 173 वोटों की और जिस तरह की गवर्नमेंट है ये वो नहीं कर सकती। अच्छा जब्बर भाई ये बताएं कि आवाम के ऊपर अब क्या क्या तूफान आने वाला है? आवाम अब किस चीज के लिए तैयार रहे? देखिए, आवाम के ऊपर तूफान नहीं है, वो तूफान आने वाला या नहीं आने वाला नहीं है। आवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस गवर्नमेंट के साथ या पिछली गवर्नमेंट के साथ एज फार द इकोनॉमिक पॉलिसी इज कंसर्न। उनको ये बिल्कुल पूरी तरह अंदाजा है कि पाकिस्तान में बुनियादी मसाइल नौकरी के, सिक्योरिटी के, उनके जो महंगाई के, वो इन सियासतदानों के, इन पॉलिटिकल लोगों के बस में नहीं है। जो कुछ उन्होंने करना है खुद ही करना है, तो वो इस बात से डिसओरिएंटेड हो चुके हैं कि जो हो रहा है। तो अभी आप समझते हैं कि तकरीरें करें कि हम ये कर देंगे, उसने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, उसने करप्शन की, मैंने करप्शन नहीं की, ये मेरे ख्याल में इररिलेवेंट बातें हैं। आवाम को इससे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये जो ला ताल्लुकी का आप एक वो बता रहे हैं कि आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल आवाम को पेट्रोल डीजल तो लेना पड़ेगा ना, उनके खाने पीने की अशिया तो महंगी हो जाएंगी ना। मैं तो महंगाई वाला एंगल कह रहा हूँ, महंगाई वाले एंगल में लोग क्या तैयार रहे? देखिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर सियासत हो रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल डीजल के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे वो कह रहे थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई। अब वो जब पावर में आएंगे तो पेट्रोल डीजल बढ़ाना पड़ेगा उनको। तो सवाल ये कि मैं तो समझता हूँ इमरान खान को भी उनकी सियासत नहीं करनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बढ़ने दे, क्योंकि देखें हमारा सवाल ये कि क्या हम इकोनॉमिक्स शहबाज शरीफ की चला रहे हैं या इमरान खान की चला रहे हैं। सवाल तो ये कि पेट्रोल की प्राइस को बढ़ना चाहिए, मगर मेरा इस पे एक और सवाल है फैसल साहब। सवाल ये है कि जो बंदा मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला रहा है और जो आदमी 1200 गाड़ी में पेट्रोल डला रहा है, उसको भी आप उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह आप एक जो लैंड क्रूजर और 4 व्हीलर बनाई हुई है आपने, तो 100 लीटर डलाते हैं बगैर, और कराची में रैश ड्राइविंग करते फिरते हैं। इनको कौन पकड़ेगा, इनको कौन हाथ डालेगा? बात ये है ना कि वो ये जो वो तो हुकूमत में आ गए, उनको कौन हाथ डालेगा?
जी वो तो हुकूमत में आ गए, उनको तो कोई हाथ नहीं डालेगा। नहीं, वो दोनों साइड पर है सर। हाँ। ये नहीं है ये कि देखिए, मैं अगर आप कहेंगे बड़ा और सोल्यूशन है, मैं तो ये कानून बनाऊंगा कि अगर पेट्रोल डलाएगा मोटरसाइकिल वाला उसकी प्राइस होगी 100 रुपए, और अगर डलाएगा एक वीगो वाला उसकी प्राइस होगी 200 रुपए। मैं तो ये कानून बनाऊंगा। आप पाकिस्तान में ये बदमाशी की जो इकोनॉमिक्स लगाई हुई है ना, लेकिन तो मामला तो शब्बर भाई वही आ जाएगा कि आपके पास टोटल वोट इतने हैं, आप पार्लियामेंट के थ्रू ये फैसले कैसे कर सकेंगे? मुश्किल फैसले हैं ना ये, बहुत मुश्किल फैसले हैं। अभी तो वही बात कर रहे हो ना जी, आप यही कह रहे हो ना कि नहीं पेट्रोल महंगा कर दें जी। भाई पेट्रोल महंगा किसके लिए कर दें? हाँ। दो आदमी है ना, एक पेट्रोल महंगा ट्रक चला रहा है, एक वैगन चला रहा है, एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, उसको पेट्रोल भी 100 रुपए का दे रहे हो। एक वीगो चला रहा है, हराम की कमाई है, रिश्वत की कमाई है, इधर से ले रहा है उधर से ले रहा है, उसको भी आप दे रहे हो। वीगो 4 व्हीलर लेके सियासी शहर की सड़कें खराब कर रहा है, उसको भी आप सेव करो। ये पाकिस्तान में ये दो पाकिस्तान तोड़ने पड़ेंगे सर। अच्छा, अब एक चीज बताएं, ये बताएंगे जैसे ये हुकूमत आई, हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज जो बहुत ही वहां मंदी थी उसमें खुशहाली का रुझान आ गया, स्टॉक ऊपर जाने लगा, और इसी तरीके से जो है वो डॉलर के प्राइसेस भी जो हैं वो स्टैकम उसके अंदर आने लगा। ये वजह क्या थी? खाली इमरान खान और शहबाज शरीफ की तब्दीली से ये हो गया? उसके बाद क्या हुआ मैं पूछ रहा हूँ जी। मार्केट चली गई, फिर क्या हुआ उसके बाद अब रुकी हुई है नीचे की तरफ। उसके बाद क्या हुआ? नीचे आनी शुरू हो गई, फिर क्या हुआ? हाँ, पहले चढ़ गई भी नीचे आ गई जी। तो दो चीजें तो आप इसमें मान लेना फैसल भाई जी, कि एक तो ये मान लें कि ये जुए का अड्डा है। देखिए क्या फंडामेंटल चेंज हुआ था या इकोनॉमिक फंडामेंटल का चेंज होने का कोई रास्ता था? तो इसका मतलब है कोई, अच्छा आप इसमें अगर जाएंगे ना, आप डिटेल में जाएं, मैं 4 साल स्टॉक का डायरेक्टर रह चुका हूँ जी, ठीक है। आप उसकी डिटेल में जाएं, सेलर कौन है और बायर कौन है। सेलर आए हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर ने सेल किया है, इंस्टीट्यूशनल ने सेल किया है, और रिटेलर ने बाय किया है। तो आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब ये हाई प्राइस पे बाय कर चुके हैं रिटेलर, अब ये हाई प्राइस नीचे आएगी और वो इंस्टीट्यूशनल बायर दोबारा खरीदेगा इसको, और ये एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो रिटेल का बायर है स्टॉक एक्सचेंज का, वो बाहर बैठा होगा। दूसरा जो ज्वारी हमारा करेंसी में बैठा हुआ है और जो हवाले वालों का रिश्तेदार है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो भी एक खेल खेल रहे हैं। तो ये खेल तो साहब, इन खेलों की अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। ये खेल मैं देखता रहता, मैंने बड़े करीब से देखे हैं। ये खेल इसी तरह होते रहेंगे। अच्छा चलिए ये बताइए कि खेल है सर। जी कहिए सर। ये मैं कह रहा हूँ, ये सारे खेल हैं, इनको आप इनकी ज्यादा अहमियत नहीं दें, इनको ज्यादा सीरियस नहीं लिया करें। असल में ये हेडलाइंस बनती हैं, लोग कहते हैं इमरान खान थे तो ये सूरत हाल थी, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए तो स्टॉक यहां चली गई, डॉलर यहां था 190 प्लस पे, शहबाज शरीफ साहब आए 180 पे आ गया, 181 पे आ गया। अरे यार मेरी एक बात बताओ, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़ ना? जी हाँ 22 करोड़, ठीक है ना, 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। हाँ, आपके ख्याल में स्टॉक एक्सचेंज में कितने बंदे इन्वेस्टर हैं इस वक्त? आप मुझे आइडिया बताए, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के कितने बंदे हैं जिन्होंने स्टॉक शेयर थे? पता है आपको? बहुत ही चंद हजार लोग हैं। 2.5 लाख लोग, सिर्फ 2.5 आदमी हैं। 2.5 लाख लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, और 22-23 करोड़ का मुल्क है जी, 22 करोड़ मुल्क। तो उनके वो जुआरी या इन्वेस्टर जो भी आप उन्हें कह लें, उनकी जुए की मंडी को मेरे साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। चलें एक टैक्स वाली चीज कर लें। अब ये जो नई हुकूमत आई है, आपके ख्याल में ये टैक्सेशन वाले मामले पर क्या करेगी? हमारे यहाँ टैक्स पिछली हुकूमत ने बड़े रिफॉर्म्स किए थे, आपने उसमें बड़ा रोल प्ले किया था, अब आपके ख्याल में क्या है हुकूमत के पास ऑप्शन? टैक्सेशन वाले मामले पर ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली दो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक इनका जो वोट बैंक है वो है इंपोर्टर, और एक इनका वोट बैंक है रिटेलर होलसेलर। ये उनको हाथ नहीं डाल सकते। और एक तीसरा इनका स्मॉल स्केल का मैन्युफैक्चरर है, जो कि बिजली की चोरी और गैस की चोरी करके और बगैर टैक्स के कारोबार कर रहा है, जिनके पीछे मैंने हाथ डाला था जी। ये उन तीनों को हाथ नहीं डाल सकते। बाकी ये आगे पीछे थोड़ा बहुत करते रहेंगे। कोई बड़ी तब्दीली टैक्स में आने की कोई खुद नहीं है। आपको ये पता लगेगा कि टैक्स बढ़ गया, कभी इंपोर्ट पे घट गया, क्योंकि ये जो पार्टी है ये डॉक्यूमेंटेशन की शौकीन नहीं है। हाँ। और ये डॉक्यूमेंट बिलीव नहीं करते बेसिकली। एफबीआर एक बार फिर हावी हो जाएगा लोगों पे,
वो डीलिंग वाला मामला, कंप्यूटराइजेशन खत्म होगी? मैं बिहार का चेयरमैन रहा हूं, मैं इस बात को एडमिट करने में मुझे कोई है कि जो कुछ मैंने करने की कोशिश की वो हमें सिस्टम ने नहीं करने दिया, और करना तो आखिर पड़ेगा एक ना एक दिन, और वो होगा। तो खान साहब ने जहां तक हमें सपोर्ट दी हुई, मगर उसके बाद एक स्टेज पे सपोर्ट खत्म हो गई हमारी। बट ये जो ये देखें जी, अभी तो ये कुछ लोगों के लाडले बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आपको एक स्पाइक मिल जाएगा। आपके पास एक 2-4 बिलियन रुपीस की सऊदी अरब की एड भी आएगी, आपको चाइना का रोल ओवर भी मिल जाएगा, थोड़ा IMF भी सॉफ्टन हो जाएगा, मगर ये सारी हनीमून आपकी बाय द एंड ऑफ 22 खत्म हो जाएगी। ये 5-6 महीने की हनीमून है। उस हनीमून के बाद फिर हम वापस वहीं पे खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं, और फिर मैं और आप ये बात कर रहे होंगे कि हम डिफॉल्ट से कैसे बचें। अच्छा, ये बताइए, IMF के साथ जो मामला रुक गया था, अब खबर आई है कि IMF के साथ दोबारा मुज़ाकरात होने वाले हैं, चलेंगे। हम IMF के साथ चाहते क्या हैं? अब कौन सी ऐसी शराइत है जो ये हुकूमत मान लेगी और चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए, बात जो IMF वालों का जो सिलसिला है, वो IMF वाले कभी कोई इकोनॉमिक पॉइंट पे गलत बात नहीं करते। वो जो भी बात करते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और वो एक दुनिया का जो एक इंटरनेशनल सिस्टम है उस पर काम करना चाहते हैं। तो वो हमारे माहौल में वो चीजें सूट नहीं करती, तो हमारा उनसे डेडलॉक हो जाता है। दूसरी बात ये है कि IMF वाले जो हैं वो उनका एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है, वो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं जो कि जिनको वेस्टर्न पावर की थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड होती है, तो वो अपनी कंडीशनलिटीज में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं। IMF वाले हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे आगे जाके, मगर IMF किसी चीज का हल तो नहीं है ना। किसी चीज का हल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका हल नहीं है। मईशत किस तरफ जा रही है, किस तरह शहबाज शरीफ साहब चीज़ों को संभालेंगे, ये आसान सवाल है, मुश्किल सवाल है। अकील करीम बेडी साहब बिजनेस टाइकून मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, ये बताएं कि क्या चैलेंजेस हैं आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के पास? क्या वो मुख्तलिफ करेंगे जो इमरान खान साहब कर रहे थे, उससे क्या मुख्तलिफ होगा? डीजल के प्राइजेस, पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ेंगे, महंगाई किस तरफ जाएगी? आप क्या समझते हैं किस सतह की जो है हिकमत अमली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत करेगी? मेरा अपना ये ख्याल है कि जब पॉलिसी बन जाती है ना, तो उसी पॉलिसी को लेके आगे चलना चाहिए, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने पॉलिसी दी थी उसने आपके पूरे मुल्क को टर्न अराउंड कर दिया था। अच्छा। अब जब टर्न अराउंड हो गया था तो अब उस पॉलिसी को आप यू टर्न नहीं ले सकते, आप उसी को लेके आगे चलेंगे, और उसमें जो बेहतरी होती है वो आप बेहतरी ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जिसको हम फर्दर बेहतर कर सकते हैं, तो डेफिनेट उनको करनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वक्त मुल्क की खराब सिर्फ क्यों है, उसकी एक वजह है। हाँ। कि पाकिस्तान में 3-3.5 साल से ज्यादा चलते नहीं है गवर्नमेंट, और जब चलती है तो वहाँ अनरेस्ट हो जाता है, और वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। जब हम आपस में लड़ते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि ये नुकसान हम कितना उठाते हैं। ये आप देखें कि 7.25% इंटरेस्ट रेट था जो 13.5% टी बिल पहुंचा। 13.5% का मतलब ये है कि डबल इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बोरोइंग है, और इतनी बड़ी बोरोइंग के ऊपर बड़ा मार्जिन दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप अपनी डेट सर्विसिंग को कम करें, और डेट सर्विसिंग को कम करके आप 1000 अरब से लेके 1800 अरब रुपए बचा सकते हैं। हमारे मुल्क को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे अफगानिस्तान में पीस रहना चाहिए, वहाँ किसी किस्म की भी सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए। ये इमरान खान को पूरा क्रेडिट जाता है कि अफगानिस्तान में उन्होंने मामला बेहतर किए, और उसी की वजह से हमारी इकोनॉमी भागना शुरू की। अच्छा अकील भाई, एक चीज बताएं, आपने कहा कि जिस तरह की पॉलिसी है वो पॉलिसी चलाएंगे, बड़ी चेंज नहीं आ सकती, शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन कम है। इमरान खान साहब ने पेट्रोल के प्राइजेस, डीजल के प्राइजेस कम किए, बिजली के प्राइजेस कम किए, शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको कंटिन्यू किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, मिफ्ता इस्माइल साहब भी फरमा रहे हैं, शाहिद खाकन अब्बासी साहब भी फरमा रहे हैं कि ये जो प्राइजेस हम कम नहीं कर रहे, आप बढ़ा नहीं रहे हैं। 21 रुपए पर लीटर हमें पेट्रोल पे बढ़ाना है, 52 रुपए पर लीटर डीजल पे बढ़ाना है। अगर नहीं किया तो पर एक दिन के अंदर हम 2.5 अरब रुपए और 2 हफ्तों के अंदर 36 अरब रुपए हुकूमत दे रही है।
आपके ख्याल में ये करना पड़ेगा हुकूमत को फैसला, डीजल और पेट्रोल के प्राइजेस में इजाफा करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को? देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बात आपकी ठीक है कि आपने सब्सिडी दी है, हाँ। और ये सब्सिडी अमीर को भी मिल रही है और गरीब को भी मिल रही है, लेकिन गरीब की परसेंटेज 10% है, अमीर की 90% है। इस तरह की सब्सिडी कभी भी मुल्क को नहीं देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि भाई इस वक्त तो ये सियासी माहौल गर्म है ना भाई, हाँ। वो कहता है कि पॉलिटिकली मैं अपने आप को मजबूत करूं, हाँ, वो कहता है मैं करूं। मजबूत करने की वजह से ये हो रहा है ना, क्योंकि अगर बढ़ानी होती तो कल प्राइस बढ़ जाती। लेकिन इस वक्त मसला क्या है, पॉलिटिकल लोगों का, आप पार्लियामेंट में जब इलेक्ट होके आते हैं तो आपस में मामला सियासत का है, मामला इकोनॉमिक्स का नहीं है, मईशत का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ले रहा हूँ, मामले यही हैं कि सियासत के नज़र से देखी जा रही है, मईशत किस अंदाज से हो रही है, महंगाई का सैलाब इंतजार कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब कितना रोकेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। किस तरफ जा रही है मईशत? शहबाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? इमरान खान साहब ने डीजल की और पेट्रोल की प्राइजेस में इजाफा नहीं किया था, शहबाज शरीफ साहब को भी यही करना पड़ा। कहा जा रहा है ये सियासी फैसले हैं। मईशत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, महंगाई का सैलाब इंतज़ार कर रहा है। अब होगा क्या, क्या करेंगे? जो जलसे हो रहे हैं, हुकूमती फैसले हो रहे हैं, काबीना बन रही है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर। आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है? आम बिजनेसमैन के पास, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास वो क्या देख रहा है, क्या होगा, बजट किस तरह का होगा? मेरे साथ बिजनेस टाइकॉन चौधरी सलामत अली साहब फैसलाबाद से इस वक्त लाइव। वालेकुम चौधरी साहब, ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन क्या है आपके ख्याल में? इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? महंगाई आप समझ रहे हैं कि सामने खड़ी हुई है आम आदमी के लिए, उसका असर पड़ेगा एक्सपोर्टर के ऊपर भी। ये जो 21 रुपए पर लीटर पेट्रोल हुकूमत दे रही है, 52 रुपए पर लीटर डीजल पर दे रही है, ये बरकरार रहेगा या कोई ऑप्शन और भी है? आउट ऑफ द बॉक्स शहबाज शरीफ साहब कुछ कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है। वो ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। आपको 6 महीने पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो रहा है और ये बढ़ती जाएगी, अभी रुकेगी नहीं। ये आफ्टर इफेक्ट है कोरोना के। हाँ। जब तक हमारी पॉलिसी ठीक नहीं होगी, ये आगे काम ठीक नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान में 2 ही चीज़ें हैं। एक तो रेमिटेंस वो लोग भेज रहे हैं जो पाकिस्तान के बाहर काम करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, और दूसरा एक्सपोर्टर है जो रेमिटेंस को लेकर आ रहा है एक्सपोर्ट करके। तीसरी ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है जिसके सहारे से हम चीज़ों को कम कर सके। अभी हम जो ये सिनेरियो जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब को यही चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। अगर वो पेट्रोल बढ़ाते हैं तो महंगाई और बेकाबू हो जाएगी। पहले ही अवाम जो है पिसे हुए हैं। हाँ। इस वक्त खजाना भी जो है उसमें 60 डे के करीब तकरीबन रिजर्व है जो हमारी इंपोर्ट के लिए इनफ है। 60 डे के बाद हमने क्या करना है, ये सोचने वाली बात है। अगर रिजर्व को मेंटेन नहीं किया जाता, और ये कंटिन्यूसली चीज़ है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट में ना जाए। इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी दी थी, जो टेक्सटाइल के लिए दी है, जो असास प्रोग्राम और जो कार्ड है, ये सारी चीजें चालू रखनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, ना चाहते हुए भी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब की पॉलिसी आप समझते हैं कंटिन्यू करनी पड़ेगी? तो शहबाज शरीफ साहब फिर क्यों वजीर आजम बने? इस वक्त जो मुल्क के हालात है, वजीर आजम तो वो बन गए, लेकिन देखें ये 16 पार्टीज हैं, 16 पार्टी, और मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब का ये मजाज है कि हर आदमी के पास जाएं, उसकी मिन्नतें तरले करें। हाँ। ये गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर चल सकेगी। इनके लिए एक ही ऑप्शन है कि ये इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन में जाकर मेजोरिटी जिसको मिलती है उसको गवर्नमेंट मिले, वरना मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। आप समझते हैं कि मईशत का इस्तेहकाम भी नए इलेक्शंस के अंदर है? मईशत नए इलेक्शंस में, नए इलेक्शन में ही इसका इस्तेहकाम है, उसके बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वरना जैसे इमरान साहब सड़कों के ऊपर जलसे जुलूस कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं,
और ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है कि चीज़ों को स्टेबल करके उनकी प्राइस को इंक्रीज करें। ये सब सियासी फैसले हो रहे हैं, क्योंकि अगर तेल नहीं बढ़ाते तो आपके रिजर्व नीचे जा रहे हैं। क्या करेगी गवर्नमेंट अगर रिजर्व नहीं होंगे पाकिस्तान के पास? तो 57 डेज के ओनली रिजर्व है पाकिस्तान के पास, इसके ज्यादा आपके पास रिजर्व नहीं है। उसमें वो भी है जो दूसरी प्राइवेट बैंकों में 6-7 अरब रुपया अरब डॉलर जो पड़े हुए हैं वो भी इंक्लूड है इसमें, जो प्राइवेट लोगों के हैं। और बाकी जो रिजर्व चाइना से लेकर या सऊदीया से लेकर हमने पार्क किए हुए हैं अपने अकाउंट में, वो भी इसमें शामिल है। तो आप इन हालात में गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी ओपन ऑप्शन नहीं है कि इन चीज़ों को मेंटेन कर सके। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि जो एक्सपोर्टर है वो इस वक्त क्या सोच रहा है? दुनिया भर में अब तक आखिरी झटके चल रहे हैं और कोरोना के, और सप्लाई चेन बेहतरी की तरफ है, ऑर्डर्स पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के पास आ रहे हैं उसी तरह से। फैसलाबाद की मार्केट क्या कहती है? चंद महीनों पहले तो आपने कहा था कि सनतें लग रही हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग नहीं हैं, ये सूरत हाल थी जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी। अब क्या मंजरनामा है? अब क्या आपको नजर आ रहा है, क्या होगा? इन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और टर्फ के थ्रू इन्होंने जो लोन दिए थे उसकी एलसीएं खुली थी, वो $6 बिलियन के करीब थी। वो सारी मशीनरी जो है पाकिस्तान में आ रही है। जब तक नई मशीनरी लगेगी उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल पाकिस्तान में काटन की कमी है, तो वो काटन भी हम बाहर से ले रहे हैं। तो एक ही जरिया बचता है ना कि उसको वैल्यू एडेड करके तो उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो वैल्यू एडेड इस वक्त पाकिस्तान में जो है उसकी डिमांड भी है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी अच्छे लेवल पे कर रहा है। अगर यही एक्सपोर्ट को मेंटेन किया गया तो पाकिस्तान किसी क्राइसिस में मेरा नहीं ख्याल आएगा। अगर ये इसको मेंटेन ना किया गया, जैसे कि नून लीग की पिछली गवर्नमेंट का तल्लक है, तो उसमें सेल जो था रिफंड वो 8-8, 10-10 महीने रुक गया था लोगों का जी। अब जो 72 आवर में रिफंड मिल रहा था, अगर ये रिफंड रुकता है तो लिक्विडिटी क्रंच जो है वो एक्सपोर्टर का आ जाएगा और उसमें वो मेरा नहीं ख्याल कि उस एक्सपोर्ट को बीट कर सकेगा जो उसके कैलकुलेशन में है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो आपने मशवरा दिया कि फ्रेश इलेक्शंस में जाएं और उसके बाद फिर मैंडेट लेके जो हुकूमत आए वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, तभी पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा, अगर वो ये नहीं करते तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को 2-3 चीजें क्या करनी चाहिए? 2-3, एक तो एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो गए बाहर से रेमिटेंस भेज रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि वो मैक्सिमम पैसे जो पाकिस्तान में भेजें ताकि हमारा बैलेंस जो है ना वो खराब ना हो। चौधरी साहब मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर फरूक सलीम साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं हम? बहुत सारे हो गए, हुकूमत तब्दील हो गई, नए वजीर आजम आ गए, काबीना बनने वाली है, चीजें बहुत सारी हो रही हैं, लोग डरे हुए हैं कि एक महंगाई का बम फटने वाला है। 52 रुपए दे रही है हुकूमत डीजल के ऊपर, 21 रुपए दे रही है पेट्रोल के ऊपर, ये बम फटेगा और मुसीबत आ जाएगी। आप क्या किस तरह देख रहे हैं मंजरनामा? ये पहली चीज तो ये है कि जिस दिन ये साबित हो गया कि अदम एतमाद का वोट जो है वो कामयाब होने चला है, उसके 2 या 3 दिन की जो माशी इशारे हैं अगर आप उन पे गौर करें तो 2 इशारे एटलीस्ट, एक तो स्टॉक मार्केट का है वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। शायद 5 या 6 सालों में कभी भी एक दिन में वो 1700 पॉइंट्स नहीं बढ़ी। अब 1700 पॉइंट्स का मतलब ये बनता है कि तकरीबन 350 अरब रुपए का कैपिटलाइजेशन बढ़ गई। जो सरमायाकार थे जिन्होंने स्टॉक में पैसे लगा रखे थे उनकी। डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले शब्बर भाई कह रहे थे कि 2-2.5 लाख के करीब जो है वो शेयर होल्डर जो बिजनेस करते हैं वहां पर हैं। 22-23 करोड़ का मुल्क है, वहां स्टॉक में जुआ हो रहा है, जुए के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। शब्बर जदी साहब ने आपकी गुफ्तगू करने से मैंने पहले ब्रेक से पहले ये बात उनसे सुनी, वो कह रहे हैं क्या कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, अगर ये कहना है कि 350 अरब रुपए की एक दिन में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई, इसको अगर आप करें तो $2 बिलियन बनता है एक दिन के अंदर। और यहाँ पे हम $6 बिलियन का पैकेज लेने जाते हैं IMF से, और वो भी कोई 36 महीने का, तो ये तो मुनासिब नहीं होगा कि इसका कोई मकसद है, इसका कोई मकसद। $2 बिलियन की एक दिन में कैपिटलाइजेशन बढ़ जाना किसी भी मुल्क में वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इशारिया है। एक जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, वो उन्होंने महसूस किया कि एक वो जिसको हम कहते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर,
यानी कि ताज़ा हवा का झोंका उन्होंने महसूस जरूर किया है। ये सस्टेन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं, वो एक डिफरेंट सवाल है, लेकिन ये जरूर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। फिर हमने अगले 2-3 दिनों में देखा कि रुपया किसी दिन 4 रुपए, किसी दिन 5 रुपए, उसकी कदर बेहतर हो रही जी। तो वो 3-4 दिन ऐसे हैं जिसमें रुपया कोई 5% डॉलर के सामने जो है वो मजबूत हो गया। तो इशारे तो बिल्कुल सामने है, जो बताते ये हैं कि कॉन्फिडेंस देखते हैं जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो सरमायाकार कम्युनिटी है नई हुकूमत के अंदर। अब मामला ये है कि मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं, जो चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस जो हैं, वो आप समझिए कि मैंने अपने करियर में या मैंने 70-74 साल जो पाकिस्तान की माशी तारीख है उसमें इतने बड़े चैलेंजेस पहले नहीं देखे जो इस हुकूमत के सामने आने वाले हैं और खड़े हैं इनके सामने। देखिए, एक तो आप पेट्रोल और डीजल का जिक्र कर रहे थे। पेट्रोल और डीजल में तकरीबन 3 अरब रुपए का रोजाना का हुकूमती खजाने को नुकसान है। तो आप समझिए कि पीटीआई की हुकूमत ये एक बारूदी सरूंग बिछा के गई जो पीएमएल जो अब नई हुकूमत को, कोalition गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी। ये 100 बिलियन रुपीस का महाना का नुस्खा है और ये कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये 100 अरब रुपया हुकूमत के खजाने में नहीं है जो उन्होंने वादा कर रखा है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएगी और 60 रुपए और 25 रुपए तक इजाफा होगा, करना पड़ेगा। देखिए, अगर हुकूमत 3 अरब रुपए का रोजाना का नुकसान कर रही है तो वो कोई सियासतदान अपनी जेब से तो नहीं डाल रहा, वो बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर ही आना है। वो 3 अरब रुपया या तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, वो हुकूमत के किसी और प्रोग्राम से निकाल के पेट्रोल और डीजल की मद में नुकसान पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, अभी चौधरी सलामत अली साहब ये फरमा रहे थे, आप सवाल करने से पहले उन्होंने ये कहा, AKD साहब ये फरमा रहे थे, शब्बर ज़ैदी साहब भी इसी प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि इस हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है, वो इमरान खान साहब की पॉलिसी पर ही आगे बढ़ेगी। आप भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, या फिर ऑप्शन ये है कि आप फ्रेश इलेक्शंस में जाएं, मैंडेट लें और आगे बड़े फैसले करें? देखिए, दुनिया में वाहिद मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है जो उसको कॉस्ट कर रही है पेट्रोल और डीजल, उससे वो कम में बिक रहा है। दुनिया में और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आलमी मंडी से पेट्रोल खरीद के, डीजल खरीद के अपने मुल्क में उससे सस्ता बेच रहा हो। तो ये पॉलिसी लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकती। जो बड़ा मेजर बहरान मुझे नजर आ रहा है वो डॉलर्स की कमी का आ रहा है, डॉलर का बहरान आ रहा है। खजाने में डॉलर्स बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं जी। जो पॉलिसीज अपना रखी थी पिछले 3.5 साल से पीटीआई की हुकूमत ने, उनके नतीजे में हम इन चैलेंजेस में खड़े हैं। अगर उन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू करना है तो फिर आप सोचिए कि और बड़े चैलेंजेस और कितना और बड़ी तकलीफ और बड़े बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर जो डालने पड़ेंगे। पॉलिसीज का यू टर्न करना पड़ेगा, जो पॉलिसीज को यू टर्न करेगा। मैं सलामत साहब का भी इस पे व्यू ले लेता हूँ। सलामत साहब, अब ये जो बात सामने आई है, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि पॉलिसीज को यू टर्न करना पड़ेगा, आपके ख्याल में कितने ऑप्शंस हैं शहबाज शरीफ साहब के पास कि वो यू टर्न करें? एक उनके पास इत्तेहादियों का प्रेशर है, एक बार जलसे चल रहे हैं, एक डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, महंगाई का सर के ऊपर एक और बम तैयार है। कितना फ्रीली कोई यू टर्न वाले फैसले की तरफ जा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? देखें, पेट्रोल की जो प्राइस इन्होंने कम की है, ये किसी न किसी और हेड से पैसे निकाल कर तो इसमें दे रहे हैं। तो अगर तो सियासी तौर पे देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब को भी यही सूट करता है कि वो इसको कंटिन्यू करें। अगर कंटिन्यू नहीं करते तो वो अवाम जो है उनके खिलाफ हो जाएगी कि ये पिछली गवर्नमेंट को कह रहे थे कि वो महंगाई, और अगर ये ही खुद महंगाई और करेंगे तो फिर इनका जो बयानिया है वो सारा ही मीडिया मेट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और वो चाहे तरक्याती कामों को कम करें, किसी भी चीज से जिधर से भी पैसे निकलते हैं निकल के आवाम को रिलीफ दिया जाए। और $2 का मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि डॉलर तेजी से कम हो रहे हैं, तो डॉलर का रिजर्व हमारे पास 57 डेज का है, तो इसको इंक्रीज करना ही सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है। और वो इम्पोर्ट को मैक्सिमम तौर के ऊपर रोके, इम्पोर्ट
इंपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वही करनी चाहिए, गैर ज़रूरी चीज़ों को रोका जाएगा तो हम स्टेबल रहेंगे। चलिए, आपके ख्याल में ये कि सियासी फैसले पर जाना चाहिए। डॉक्टर फारूक, अब जैसे सनतकार हैं सलामत साहब फरमा रहे हैं, एक ही डिज़ साहब भी ये फरमा रहे थे कि अगर किसी और मद से निकाल के पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस को मुस्तहकम रखा जाए तो उसी के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की उनके नैरेटिव की बका है, अदरवाइज तो वो क्लैप्स कर जाएगी हुकूमत। देखिए, मामला सियासी करना है या माशी करना है, जिसको पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं कि अवाम में आपने पॉपुलिज्म करना है जो पिछले 3.5 साल से हम कर रहे हैं और उसके नताइज अब सामने आ रहे हैं, या हमने इस्लाहाती काम करने। देखिए, पिछले 3.5 साल से जो हुकूमत चलाई गई है वो मैं समझता हूँ कि ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा टीम थी। जो ज़मीनी हकीकत है उससे उसका कतन कोई ताल्लुक नहीं रहा। क्या हमने वही पॉलिसीज कंटिन्यू करनी है और खालिस्तन प्रोपेगेंडा के ऊपर चलना है, या ज़मीनी हकीकत के हवाले से हमने कोई इस्लाहात लेके आनी है और मईशत का रुख जो है वो मोड़ना है? अच्छा, नहीं, आपने जो बात की, लेकिन ये जो इत्तेहाद है, ये जो मुत्तहिदा हुकूमत है, जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी, इतनी सारी पार्टियां, कैबिनेट नहीं बन पा रही है, फैसले नहीं हो पा रहे हैं, आपके ख्याल में ये हुकूमत इस्लाहात करेगी? ये हुकूमत जिसके ऊपर प्रेशर है और हर दूसरे दिन जलसा हो रहा है, जो कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, ये इस्लाहात कर सकेगी? आपके ख्याल में ये पॉसिबल है, नजर आ रहा है आपको? जी, ये बहुत वैलिड सवाल है। करना क्या चाहिए और क्या हुकूमत कर सकेगी? जी, सही बात है कि जो नंबर इस वक्त इस मखलूत हुकूमत के पास है, कोalition गवर्नमेंट के पास है, तो असेंशली ये तो जो पीटीआई की हुकूमत के नंबर से उनसे भी कम है। और 8 जमाती इत्तेहाद को साथ लेके चलना आसान काम नहीं होगा। कोई पार्टी में समझता हूँ कि इस वक्त शायद इस काबिल नहीं है कि जो माशी चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं वो एक पार्टी उनको फेस कर पाएगी। सारी ही जो सियासी जमातों को सर जोड़ के बैठना होगा और मईशत के चैलेंजेस जो है उनको फेस करना होगा, उनको आगे लेके बढ़ना होगा। IMF के प्रोग्राम के बगैर मैं समझ रहा हूँ कि मईशत आगे नहीं बढ़ पाएगी। IMF का हिस्सा बनना होगा। IMF का हिस्सा बनना होगा, इसके साथ साथ जो हमारे जो बरादर ममालिक हैं, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे भी शायद मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। कुछ चाइना के लोन्स जो हैं, जो कर्जा जात हैं, उनको रोल ओवर करना होगा। तो एक हिकमत अमली बनानी होगी शॉर्ट टर्म की बुनियाद के ऊपर, दूसरी हिकमत अमली होगी मीडियम टर्म में क्या करना है, और तीसरी हिकमत अमली होगी लॉन्ग टर्म में क्या करना है। और वो लॉन्ग टर्म की हिकमत अमली में इस्लाहात के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सलामत अली साहब। ऑप्शंस बहुत कम हैं, जिस तरह का प्रेशर मौजूदा मखलूत हुकूमत के ऊपर है, ना इस्लाहात के ऑप्शंस हैं सिवाय इसके कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को ही कंटिन्यू किया जाए। जहां पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में इजाफा किया शहबाज शरीफ साहब ने, वहां उनके लिए एक नया बहरान खड़ा हो सकता है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।